बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो दो टाइप का है। एक को हम कैनोनिकल बोलते हैं और दूसरे को नॉन कैनोनिकल। आए उनको ना, उन्होंने क्लास पढ़नी है, भेज दो उनको, क्लास में भेज दो। बैठ जाओ, इनको जगह दे दो। आपने कॉल किया था? अच्छा, ठीक है, ठीक। क्या नाम है आपका? मानिक। और आपका? ऋषभ। ठीक। कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल का क्या मतलब है? कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं बुद्धा के, बुद्धा की टीचिंग जो ओरिजिनल फॉर्म में लिखी गई हैं, वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? पाली में। ठीक है। तो जो पाली में जो भी लिटरेचर लिखा गया है उसको हम कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है। पाली में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं बुद्धिज्म में? हाँ, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी, कौन कौन सी? हाँ, सुत्त पिताका, विनय पिताका, और तीसरी अशोका के टाइम पे कौन सी एक और बुक लिखी गई थी, थर्ड बुक? अभिधम्म पिताका। ठीक है। तो ये जितनी भी बुक्स पाली में लिखी गई हैं ये सब कैनोनिकल लिटरेचर में आती है बुद्धिज्म के। ठीक है। और नॉन कैनोनिकल में, अब उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ पाली लैंग्वेज ही थी, संस्कृत भी थी, प्राकृत भी थी, ये सब लैंग्वेजेस भी थी। तो जब अलग अलग लैंग्वेजेस में भी तो लोग बुद्धिज्म में थे, तो जो संस्कृत में लिखते थे या फिर प्राकृत में लिखते थे उसको हम नॉन कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हैं बुद्धिज्म का। ठीक है। तो लिटरेचर रिटन इन संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेजेस। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे बुद्ध चरिता एक किताब है। और ये किसने लिखी है बुद्ध चरिता? हाँ, जिसमें बुद्धा की ऑटोबायोग्राफी है ये बेसिकली। किसने लिखी है? हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये लिखी है अश्वघोष ने। और ये कौन सी भाषा में लिखी है? संस्कृत में। ठीक है। ऐसे ही श्रीलंका में कुछ टेक्स्ट हैं, जैसे दीपवामसा एंड महावामसा। ठीक है। जो पाली के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। समझ में आया? अब बुद्धिज्म में एक और किताब है, थेरी गाथा। और ये जो किताब है थेरी गाथा, इट इज रिटन फॉर वुमेन इन बुद्धिज्म। ठीक
ठीक है, वुमेन के लिए लिखी है कि वुमेन जो बुद्धिज्म में है उनको कैसे रिनंसिएशन लेनी है, कैसे जो है मॉन्कहुड को अपनाना है, उसके लिए ये किताब लिखी गई है, थेरी गाथा। बुद्धा ने अपने लाइफ टाइम में, जब बुद्धा थे, उन्होंने बोला था कि बुद्धिज्म में आप जो है फीमेल्स को नहीं आने देना। हाँ हाँ, दीपवामसा और महावामसा। तो अपने लाइफ टाइम में बुद्धा ने बोला था कि भाई आप ना फीमेल्स की एंट्री मत करना संघ में। अगर फीमेल्स की एंट्री करोगे तो बुद्धिज्म जितने साल चलना था उतने साल नहीं चल पाएगा। पर बुद्धा के एक शिष्य थे आनंद, उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो औरतों के साथ। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड हो। तो जब तक बुद्धा थे तब तक तो वुमेन को एंट्री अलाउड नहीं थी बुद्धिज्म में। बट बुद्धा जब चले गए उनके बाद वुमेन को भी फिर एंट्री दे दी उसमें। ठीक है, तो फिर उसके लिए, उनके लिए ये किताब लिखी गई है, थेरी गाथा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस जो बुद्धिज्म और जैनिज्म में पूछे जाते हैं वो लिटरेचर पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन किताबों के नाम याद रखने हैं, किस किस ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लिया ये। ठीक है, उसके बाद जैनिज्म स्टार्ट करते हैं। अब जैनिज्म के बारे में कुछ जानते हो? जानते हो कुछ जैनिज्म के बारे में? महावीर ने स्टार्ट किया था। क्या है इस रिलीजन में? अभी तो है ना जैनिज्म, इंडिया में जैन लोग हैं। कैसा रिलीजन है ये? और और कुछ किसी को पता है? आपको कुछ नहीं पता जैनिज्म के बारे में? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। जैनिज्म, नहीं नहीं, नहीं उसी से, मोनोथिज्म से ही वो हुआ था, पर जैनिज्म से नहीं। जैनिज्म की तो वन गॉड वाली फिलॉसफी नहीं है। देखो, जैसे बुद्धिज्म हमने पढ़ा, बुद्धिज्म क्या है? एक बिल्कुल नया रिलीजन है ना। और मैंने आपको बताया बुद्धिज्म के आने का क्या कारण था, कि जो वैदिक रिलीजन में जो भी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ज्यादा होने की वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। ठीक है, वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं दिया जा रहा है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ठीक है, जो लोअर वर्नाज है, शूद्रा, वैश्य, इन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो लोगों को लग रहा है कि हमें इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए। और ऑल्टरनेटिव के लिए उन्होंने श्रमण ट्रेडिशन को चूज किया। मैंने आपको बताया था श्रमण ट्रेडिशन क्या था। श्रमण ट्रेडिशन ऐसी विचारधारा थी जिसमें वो सब लोग आते थे जो लोग वैदिक रिलीजन को नहीं मानते थे, जिनको ऐसे लगता था कि वैदिक रिलीजन सही नहीं है। ठीक है, तो वो सब लोग कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उसमें ही बुद्धिज्म भी आया, जैनिज्म भी आया, चारवाक फिलॉसफी भी आई। ठीक है, अजीविका सेक्ट भी एक आया था। तो ये सब रिलीजन्स अलग अलग जो हैं, ये नॉन वैदिक रिलीजन्स हैं। ठीक है, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म में इन्होंने खुल के वेदों को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये इसमें जो चीजें लिखी हैं ये ब्राह्मणों ने अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए, ठीक है, अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा ओरिजिनल नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, तो बुद्धिज्म तो बिल्कुल एक नया कंसेप्ट था। ठीक है, बुद्धिज्म में बिल्कुल उन्होंने बोला कि आपको बिल्कुल जो वेदों में चीजें लिखी हैं उसको मानने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी लाइफ को समझना चाहते हो तो अपने तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको कोई रिलीजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट जैनिज्म जो है, जैनिज्म बुद्धिज्म से थोड़ा अलग है। जैनिज्म ज्यादा वैदिक रिलीजन के पास है अगर हम देखें तो। क्योंकि बुद्धिज्म जो है उसमें रिचुअल्स का इतना कुछ लेना देना नहीं है, जैसे वैदिक रिलीजन में क्या है, रिचुअल्स का बड़ा महत्व है ना, जो कर्म कांड है उसका बहुत महत्व है वैदिक रिलीजन में। बुद्धिज्म में ऐसे कर्म कांड का कोई महत्व नहीं है। बुद्धिज्म में मेडिटेशन का महत्व है। ठीक है, कि आपको विपासना मेडिटेशन करनी है, आपको अपनी बॉडी पे ध्यान देना है, अपने मन पे ध्यान देना है। तो जैनिज्म पर ऐसा नहीं है। जैनिज्म क्या है, थोड़ा वैदिक रिलीजन से मिलता जुलता है। उसमें भी रिचुअल्स चीजें हैं, हाँ, फिलॉसफी उनकी बुद्धिज्म से मिलती है। बट जो उनका मतलब वर्शिप का तरीका है वो हिंदुइज्म से ज्यादा मिलता जुलता था। ठीक है, दूसरा जो जैनिज्म है, जैसे बुद्धिज्म बिल्कुल एक नया रिलीजन है, जैनिज्म बिल्कुल नया रिलीजन नहीं था।
ठीक है। ऐसे माने जाता है कि जैन जैसे हिंदुओं में क्या हुए, अवतार हुए अलग अलग विष्णु के, है ना, मानते हैं ना हम विष्णु के अलग अलग अवतार। वैसे ही जैन लोग भी बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे अवतार हुए जिनको वो बोलते हैं तीर्थंकर। ठीक है, सुनिए ये टर्म आपने, जैनिज्म में। तो जैनिज्म में अवतार को क्या बोला जाता है, तीर्थंकर। तीर्थ का मतलब होता है ये जो आपका लाइफ, बर्थ और डेथ का जो ये पूरा, ठीक है, सिस्टम है, इसको क्या बोलते हैं, तीर्थ। अब आप जन्म लेते हो, फिर मरते हो, फिर जन्म लेते हो, मरते हो, ये पूरा साइकिल क्या है, तीर्थ। और जो इस साइकिल से बाहर आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, तीर्थंकर। ठीक है, जिसको एनलाइटनमेंट मिल जाएगी वो इस बोलते हैं उसका दोबारा जन्म नहीं होता, यही तो है एनलाइटनमेंट, है ना। तो अब जिसको जैनिज्म में ये क्या कंसेप्ट है कि भाई जो जिसको तीर्थंकर उसको बोलेंगे जो ये बर्थ और डेथ के साइकिल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और जैन लोग ये मानते थे कि ये जो तीर्थंकर हैं ये महावीर पहले तीर्थंकर नहीं है। महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, 24th। ठीक है, जिन्होंने जैनिज्म को एज ए रिलीजन बनाया। इससे पहले भी तीर्थंकर थे, पर उन्होंने ना जैनिज्म को एक फॉर्मल शेप नहीं दी रिलीजन की। मतलब रिलीजन रिलीजन तो चल रहा था, बट एक फॉर्मल शेप कि कैसे रिलीजन होगा, ये अलग से सेक्ट है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। इसके पहले जो तीर्थंकर थे, तो इससे पहले कितने अवतार हो चुके थे, 23 अवतार हो चुके थे। जिसमें ये मानते हैं कि हमारा जो पहला अवतार था वो कौन थे, आदिनाथ। ठीक है, ऋषभनाथ जिनको बोला जाता है। और 23rd अवतार ये मानते हैं पार्श्वनाथ को। 24th आते हैं ऋषभ, जिन्होंने जैनिज्म की स्थापना फिर की। ठीक है, अब जैनिज्म की स्थापना और बुद्धिज्म की स्थापना लगभग सेम टाइम पे हुई है। ठीक है, पार्श ये क्या नाम है इनका, महावीर और बुद्ध जो है लगभग सेम टाइम पे ही इंडिया में थे। ठीक है, और इनकी फिलॉसफी भी वैसे ही, वेदों को इन्होंने भी अपोज किया। बट इन्होंने जैसे बुद्धिज्म में हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म ने किस पे फोकस किया था, मध्यम मार्ग पे, मिडल पाथ पे फोकस उन्होंने किया, कि भाई आपको कुछ भी एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अब तपस्या करनी है तो 100 साल एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करोगे तो ही आपको भगवान मिलेगा। ठीक है, आप एक मिडल पाथ चूज करके भी चीजें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जैनिज्म में लोगों ने बोला कि नहीं, मिडल पास से नहीं होगा, आपको एक्सट्रीम चीजें ही करनी होगी। जैसे जैनिज्म में हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं संलेखना, है ना, संलेखना बताया था ना। संलेखना क्या होता है, हाँ, हाँ, तो तब कुछ खाना पीना नहीं है ना। संलेखना मतलब टू स्टार्व अंटिल डेथ, जब तक आपकी डेथ नहीं हो रही है तब तक आप भूखे रहो। जैसे हिंदुओं में समाधि लेते हैं साधु लोग, है ना, तो वो समाधि लेते हैं, वो क्या करते हैं, जीते जी उनको क्या कर देते हैं, हाँ, जलाते नहीं है, उनकी समाधि बना देते हैं, है ना। तो वैसे ही जैनिज्म में क्या करते हैं वो लोग, जिनने जिनने मतलब जिनको ऐसे लगता है कि बस अब हमारा टाइम हो गया, तो वो लोग फिर क्या कर देंगे, रोटी पानी छोड़ देंगे। और वो तब तक रोटी पानी नहीं खाएंगे जब तक उनके प्राण नहीं निकलेंगे। इस प्रैक्टिस को संलेखना बोला जाता है। ठीक है, और भी उनकी एक्सट्रीम प्रैक्टिस हैं, जैसे वो बोलते हैं कि भाई आपको वायलेंस नहीं करनी किसी भी टाइप की। ठीक है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में वो लोग मानते हैं। तो आपको वायलेंस किसी भी प्रकार की, कीड़े मकोड़े भी आपसे नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपसे, आपके देखने में नहीं आना चाहिए कि मेरे से मर रहे हैं। आप चल रहे हो कहीं पे, आपके नीचे कोई चींटी भी नहीं आनी चाहिए। आपको इस लेवल की अहिंसा को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसलिए मुश्किल है ये सब चीजें जो जैनिज्म में बोली गई। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में थोड़ा सा। द स्ट्रक्चर ऑफ जैनिज्म वॉज गिवन बाय तीर्थंकर्स। द स्ट्रक्चर ऑफ जैनिज्म वॉज गिवन बाय तीर्थंकर्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, आदिनाथ, ADINATH, आदिनाथ, ब्रैकेट में लिखना ऋषभ, ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। ऋषभ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। आपने पहले दिया कोई एग्जाम, कब ग्रेजुएट हुए हो, अभी 7 में। ठीक, अभी कुछ सेल्फ स्टडी की है कभी, क्या की ग्रेजुएशन किस में की है, क्या सब्जेक्ट है आपका, कहाँ से, कॉलेज, पूरा बताओ, कहाँ पे है। अच्छा, कौन सी ब्रांच,
तो ये तो पहली बार सुन रहे हो आप ये सब। ठीक है, देखो ऋषभ आदिनाथ वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर। पर अब तो पढ़ना पड़ेगा ये सब सारा। ठीक है, वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर एंड पार्श्वनाथ वॉज द 23rd। एंड पार्श्वनाथ वॉज द 23rd। Par पार्श्वनाथ। एंड पार्श्वनाथ वॉज द 23rd। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। वर्धमान महावीर वॉज द 24th तीर्थंकर। और वर्धमान महावीर ने क्या किया? जैनिज्म को फॉर्मल शेप दे दी। द फॉर्मल शेप ऑफ जैनिज्म वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर। द फॉर्मल शेप ऑफ जैनिज्म वॉज गिवन बाय वर्धमान महावीर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, तीर्थ मीन्स, TIRTHA, तीर्थ मीन्स, तीर्थ मीन्स fordable passage of, fordable, FORDABLE, fordable passage of life, fordable passage of life, which includes, which includes birth and death, which includes birth and death. And Tirthankar means, and Tirthankar means those persons, Tirthankar means those persons who have came out of the cycle of Tirtha, who have came out of the cycle of Tirth. पानी दो। Came out of the cycle of तीर्थ। ठीक है, उसके बाद वर्धमान महावीर के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा। इनका जन्म कब हुआ था? बर्थ 540 BC में। कब हुआ था? 540 BC में। कहां पे? कुंडग्राम, एक जगह है वैशाली में। कुंडग्राम, वैशाली। ठीक है, और इनके फादर का क्या नाम था? इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और ये भी क्षत्रिय थे। क्षत्रिय फ्रॉम, इनके क्लैन का नाम था गायत्री, फ्रॉम गायत्री क्लैन। क्षत्रिय फ्रॉम गायत्री क्लैन। हाँ हाँ। मदर का नाम था त्रिशला। ठीक है, और ये लिच्छवी की प्रिंसेस थी। मदर इनकी।
इनकी आइडियोलॉजी क्या थी जैन की? आइडियोलॉजी लिखो। सबसे पहली बात थी डू नॉट स्प्रेड वायलेंस। डू नॉट स्प्रेड वायलेंस। देखो क्या बोला जाता, अहिंसा। ठीक है। दूसरा लिखो, डू नॉट लाई। आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। डू नॉट लाई। अस्त्य, इसको बोला था अस्त्य। ठीक है। थर्ड क्या था? डू नॉट स्टील। चोरी नहीं करनी है आपको। जो चीज़ आपकी नहीं है उसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है। ठीक है। डू नॉट स्टील। फोर्थ चीज़ क्या बोली थी? डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। अपरिग्रह। अपरिग्रह। और फिफ्थ क्या थी? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, काउंटेनेंस। ब्रह्मचर्य करना है भाई, नहीं करके कैसे काम चलेगा। ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से क्या मतलब समझते हो आप? हाँ। नेगेटिव, नेगेटिव विचार नहीं आने देने। हाँ। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी ऊर्जा का क्षय हो। ठीक है। जिससे एनर्जी का लॉस हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है। किसी के साथ फालतू की बकवास नहीं करनी है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है। चुगली नहीं करनी है। और जो भी बाकी फालतू की चीज़ें आप लोग करते हो वो सब नहीं करनी है। ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है कि एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीनी है। ठीक है। टाइम पे उठना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है। ठीक है। सही चीज़ों को देखना है, सुनना है, पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ें आप देखते सुनते हो उसी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इस चीज़ की रियलाइजेशन हमें नहीं हो पाती, पर इस चीज़ की रियलाइजेशन हमें बहुत लेट होती है। इसीलिए पहले के टाइम पे बचपन में ही छोटे बच्चों को ही ब्रह्मचर्य आश्रम में डाल देते थे। है ना, 25 साल तक उनको बिल्कुल ऐसे एनवायरनमेंट में रखते थे जहाँ पे सिर्फ उनको पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाती थी। तो उनको ऐसी चीज़ों का पता ही नहीं होता था जिससे उनके जीवन जो है वो खराब होगा। तो इसीलिए फिर इतने खतरनाक लोग बन जाते थे। अभी आजकल इसलिए नहीं बन पा रहे। हाँ, अब 4 साल के बच्चे को ही फ़ोन दे देते हैं हाथ में। ठीक है ना। तो फ़ोन में सब कुछ है, तो कैसे कंट्रोल करोगे? है ना, क्योंकि मन, देखो मन को जिसने कंट्रोल कर लिया तो उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। अब जिसने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है जो, वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा फिर। तो मन को कंट्रोल अब, क्योंकि ये जो वेस्टर्न फिलॉसफी है ना, उसमें उसने इतना खराब कर दिया कि लोगों को बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता है ये, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कोई चीज़ देखने से, कोई उल्टी सीधी चीज़ सोचने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर ऐसा है नहीं। आप कुछ टाइम ऐसा जीवन जी के देखो जहाँ पे आप सिर्फ सही चीज़ें करो। ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि आपको अपने माइंड को दो ही चीज़ें देनी है, या तो उसको कोई विचार मत आने दो उसमें। अगर आ भी रहा है तो हमेशा पॉजिटिव विचार ही आए। अगर ऐसा रखोगे अपने दिमाग को, तो आप देखोगे आप में 1-2 महीने में कितना चेंज आएगा। अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाओ, सुबह टाइम पे उठो, एक्सरसाइज करो। ठीक है, सही खाना खाओ। और गलत संगत में मत पड़ो, आपका जीवन खुद ही चेंज हो जाएगा। 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते में ही आपको डिफरेंस आने स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इनकी फिलॉसफी थी, डू नॉट स्प्रेड वायलेंस, वायलेंस नहीं आपको करनी है, ठीक है, किसी भी टाइप की वायलेंस। वायलेंस हम सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी वायलेंस करते हैं, ठीक है, अपने प्रति भी कभी कभी इतने हम क्रूर हो जाते हैं कितने कि नहीं मैं बड़ा गलत हूँ, मैं ये हूँ, अपने आप के साथ भी वायलेंस नहीं करनी किसी टाइप, ठीक है, सबके साथ आपको प्यार से रहना है। दूसरा, डू नॉट लाई, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है किसी भी कंडीशन में, हमेशा सच बोलना है, ठीक है। तीसरा, डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है, जो चीज़ आपकी नहीं है उसको आपने नहीं रखना है। फोर्थ फिलॉसफी इनकी सबसे सही है, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है कि आपको जितना आपकी जरूरत है उतना ही सामान अपने पास रखो, उससे ज्यादा मत रखो, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, उतना ही रखो जिससे आपका काम चल रहा है, जिससे आप जिंदा रह पा रहे हो। उससे ज्यादा अगर रखोगे तो फिर वो आपके माइंड को खराब करेगा, ठीक है। अब जिसके पास ज्यादा कपड़े होंगे उसको सुबह ये प्रॉब्लम होगी कि मैं कौन से कपड़े पहनूं आज, जिसके पास होंगे ही दो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको ये चिंता ही नहीं है। तो हम जितने ज्यादा चीजों को एक्वायर करेंगे उतनी ही ज्यादा हम अपने माइंड को क्या करेंगे, खराब करेंगे, ठीक है। उसको ये सब चीजें सोचने का टाइम मिलेगा फिर कि यार मैं ये आज ये पहनूं, कि आज ये पहनूं, कि आज ये पहनूं, ठीक है। इसीलिए कम से कम चीजों को अपने पास रखना है। और फोर्थ वाली तो आपको पता, फिफ्थ वाली ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, ठीक है, ये इनकी मेन आइडियोलॉजी है। और जैसे बुद्धिज्म में हमने तीन ज्वेल्स पढ़े थे, कौन कौन से ज्वेल्स थे बुद्धिज्म में, बुद्ध, धम्म और संघा, है ना, ये तीन ज्वेल्स थे बुद्धिज्म के। ऐसे ही जैनिज्म के भी तीन ज्वेल्स हैं, कौन कौन से, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन। तो ये भी लिख लो, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, कौन कौन से हैं, राइट नॉलेज, आपको सही नॉलेज जो है वो एक्वायर करना है, राइट फेथ, सही चीज पे फेथ करना है, एंड राइट एक्शन, और फिर आपका कर्म भी जो है वो सही होना चाहिए, राइट एक्शन। ये लिख लो, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। अब जैसे बुद्धा के मरने के बाद बुद्धिज्म में क्या हुई थी, चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। ऐसे ही जैनों में भी जैन की काउंसिल्स हुई हैं, पर ये दो ही काउंसिल्स हुई हैं। तो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट जैन काउंसिल। एक काउंसिल कुछ नहीं है, धर्म सभा है, ठीक है, ठीक है, जहां पे एक रिलीजन के लोग मिलके और बात कर रहे हैं कि भाई हमें अपने धर्म को कैसे आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी 299 बीसी में। जैन काउंसिल वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बुद्धिस्ट वाली पूछते हैं, पर फिर भी कर लो ये वाली। 299 बीसी में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसको प्रिसाइड किसने किया था, प्रिसाइडेड बाय, पहले पैटर्नाइज लिख लो, पैटर्नाइज्ड बाय। पैटर्नाइज करने का क्या मतलब था, बिंदुसार। पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार। बिंदुसार कौन है, राजा, किसका बेटा है बिंदुसार, अशोका का बेटा है कि बाप है, उसका बाप है ये, ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, ठीक है। और प्रिसाइड किया था स्थूल भद्र ने, एंड प्रिसाइडेड बाय स्थूल भद्र, ठीक है। क्या मतलब होता है बताओ, पैटर्नाइज का मतलब होता है, देखो भाई कोई भी अगर आप काउंसिल कर रहे हो, कोई सभा करने जा रहे हो, तो वहां पे लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी तो चाहिए होगी, वहां पे लोगों का रहने का प्रबंध करना होगा, खाने पीने का पूरा करना होगा,
उसको बोलते हैं पैटर्नाइज, उसको स्पॉन्सर करना है एक तरीके से। ठीक है। प्रिसाइड किसने किया था? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र एक जैन मॉन्क थे। ठीक है। और इस काउंसिल में हुआ क्या था? 14 बुक्स को कंपाइल किया गया था। कितनी बुक्स को? जैनिज्म की 14 किताबें इसमें कंपाइल की गई थी। कंपाइल, और इनको बोला गया पूर्वाज। क्या बोला गया? पूर्वाज। दिस आर द हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पूर्वाज क्या है भाई। यार ये तो चलती होगी 15-20 दिन, महीना, कम भी चल सकती है, मुझे आइडिया नहीं है। होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, पूर्वाज। ठीक है। उसके बाद सेकंड जैन काउंसिल भी हुई है। दो ही काउंसिल्स हैं वैसे ये। दूसरी काउंसिल कब हुई है? 512 एडी में। कब हुई है? 512 एडी में। ठीक है। और ये हुई है वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी इन गुजरात। ठीक है। इसको पैटर्नाइज किया था यहाँ पे उस टाइम पे चालुक्यंस का रूल था। पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्यन रूलर। नाम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये चालुक्यन रूलर कर लो। ठीक है। और इसको प्रिसाइड किसने किया? प्रिसाइडेड बाय देवार्धी शेम श्रमणा। देवर्धि शेम श्रमणा, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। देवार्धी शेम श्रमणा। ठीक है। अब इस काउंसिल में क्या हुआ? इस काउंसिल में जो जैनिज्म है वो दो हिस्सों में बंट गया। क्या हुआ इसमें? जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू टू सेक्ट्स। दो सेक्ट्स में बंट गया। कौन कौन से? एक तो श्वेतांबर, और दूसरे, नहीं नहीं, दिगंबर। ठीक है। देखें आपने जैन लोग, एक तो आपने जैन लोग देखे होंगे जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, है ना, और दूसरे जैन लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं पहनते। ठीक है। देखें, जो बिल्कुल नहीं पहनते कुछ उनको बोलते हैं दिगंबर्स, और जो बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं श्वेतांबर्स। ठीक है। तो इसको बोलते, श्वेतांबर को बोला जाता है व्हाइट क्लैड, व्हाइट क्लैड, और दिगंबर्स को बोला जाता है स्काई क्लैड। देखें आपने ये दिगंबर्स देखे हैं? हाँ 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 हाँ, वही है ये दिगंबर्स। ठीक है। नहीं, विद प्रॉपर्टी नहीं, देखो ये भी अपरिग्रह को ऑब्जर्व करते हैं, बट ये वाइट ही कपड़े पहनते हैं। देखो हुआ ये था कि मगध में एक टाइम पे अकाल पड़ा बहुत ज्यादा, जहाँ पे ये मतलब ज्यादा जैन लोग रहते थे। ठीक है। तो अब वहां से क्या हुआ, कुछ जैन लोग उठ के
साउथ वाली साइड चले गए, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला एक जगह, वहां चले गए। ठीक है। तो जो वहां चले गए, वो जब यहाँ पे अकाल पड़ा तो दो उनमें सेक्ट बन गए। एक बोलने लगा कि हम यहीं रहेंगे, अगर प्रॉब्लम है तो भी हम यहीं रहेंगे। दूसरे बोलने लगे नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे खाने को कुछ नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे। तो जो चले गए उन्होंने अपना अलग सेक्ट बना लिया, श्वेतांबर। ठीक है, उन्होंने कपड़े पहन लिए। और जो यहाँ पे ही रहे, तो उन्होंने अपना सेक्ट बनाया दिगंबर। उन्होंने बोला अगर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो हम बिना कपड़ों के भी रह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो श्वेतांबर है ये थोड़ा सा लिबरल सेक्ट है, और जो दिगंबर हैं ये ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। ठीक है। ठीक है, लिख भी लेना यहाँ पे कि ये वाइट क्लोथ्स पहनते हैं, वाइट क्लोथ्स ओनली। और दिगंबर्स नो क्लोथ्स। और ये जो दिगंबर है ना, ये कपड़े तो नहीं पहनते, पर इनके शरीर पे जो बाल आते हैं उसको भी ये निकाल देते हैं सारे, और वो भी हाथ से। उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, हाथ से अपने सारे सर के भी बाल निकाल देते हैं, पूरी बॉडी के बाल निकाल देते हैं कि हमें कुछ अपनी बॉडी पे नहीं चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, कौन सी? नहीं नहीं, वायलेंस, वो फिर इनको वायलेंस नहीं लगती है वो अपने साथ, वो उसको तपस्या मानते हैं। इसीलिए जैनिज्म इसीलिए बड़ा स्ट्रिक्ट रिलीजन है। जैनिज्म को फॉलो करना कोई इजी काम नहीं है, बुद्धिज्म को फॉलो करना बड़ा इजी है। क्योंकि बुद्धिज्म में आप कुछ भी करोगे तो आपको फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे वो। हाँ हाँ, बहुत इनकी खाने में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, प्याज और ये थूम शूम तो नहीं खाते ये हाँ, जमीन के अंदर जो भी चीज़ उगती है उसको भी नहीं खाते। बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैन में। खाते हैं, जमीन के ऊपर भी बड़ा कुछ उगता है, बाकी चीज़ें खाते हैं। ठीक है। अच्छा, जैनिज्म और बुद्धिज्म में अगर आपसे कोई सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पूछे तो बता सकते हो? क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में? पहले सिमिलैरिटीज बताओ, क्या क्या चीज़ें सेम है? हाँ, दोनों में नॉन वायलेंस है, ठीक है। और? हाँ हाँ ठीक है, और? हाँ हाँ ठीक है, और? अब तो दोनों पढ़ लिए हमने, आपको क्या लग रहा है कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में? यार, तो लिटरेचर तो लिखा ही जाएगा, उसमें क्या है? ये रिलीजन है तो होली बुक ही होगी ना उसकी। बुद्धिज्म जैनिज्म किसकी नहीं है बता? ठीक है, ये कोई अच्छा डिफरेंस नहीं हुआ, पर अच्छी सिमिलैरिटी नहीं है। सबसे सबसे मेन सिमिलैरिटी क्या है बुद्धिज्म और जैनिज्म की? कि दोनों वैदिक रिलीजन के खिलाफ थे, बने तो इसीलिए है ना दोनों। सबसे मेन सिमिलैरिटी क्या है? कि जिस ग्राउंड पे दोनों बने हैं वो सेम है। ठीक है, दोनों ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन के खिलाफ हैं, दोनों वैदिक रिलीजन के खिलाफ हैं। और अगर आपसे कोई पूछे तो फिर ये इनकी जो फिलॉसफी है वो किससे मैच करती है? वो आसमान से तो नहीं टपक गई। ठीक है, वो फिलॉसफी इनकी वैदिक फिलॉसफी से ही मैच खाती है। कौन सी फिलॉसफी से? आपको मैंने बताया था, वैदिक फिलॉसफी में भी कौन सी फिलॉसफी? सांख्य फिलॉसफी। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी से बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की फिलॉसफी जो है वो मैच करती है। ठीक है, और क्या सिमिलैरिटी है? हम्म, बाकी चलो आपने बता दिया, इतना ही है। अच्छा, एक और सिमिलैरिटी ये है कि दोनों, जैसे हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म जो है वो कौन सी लैंग्वेज में प्रीच किया गया? पाली लैंग्वेज में। वैसे ही जैनिज्म कौन सी लैंग्वेज में प्रीच किया गया? प्राकृत में। और ये पाली और प्राकृत दोनों कौन सी भाषाएं थी? लोकल लैंग्वेजेस थी, क्योंकि वैदिक रिलीजन जो था वो संस्कृत में प्रीच किया जाता था, और संस्कृत आम लोगों को समझ में नहीं आती थी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो ये रिलीजन बनाया, इन्होंने बोला कि हम अपने रिलीजन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इन्होंने आम जो लोगों की भाषा है उसी में प्रीच किया लोगों को। तो ये एक और सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में।
कि दे बोथ प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में? कि लोकल लैंग्वेज नहीं लिख सकते, स्क्रिप्ट नहीं होती उनकी। लोकल तो डोगरी नहीं लिखते हैं? लिखते हैं भाई, सब लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं। हाँ, कुछ ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जो नहीं लिखी जाती हैं, वो अलग बात है, इनकी प्रॉपर स्क्रिप्ट है। अब जैसे हिंदी तो लोकल लैंग्वेज ही तो है, हिंदी हिंदी सब लोकल लैंग्वेज का क्या मतलब है? जो सारे लोग बोल रहे हैं, जिनको समझ आ रही है, आम लोगों की भाषा है जो, उसको लोकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं। लोकल लैंग्वेज यहाँ पे मैं गुजरी बकरवाली ये नहीं बोल रहा। ठीक है। हाँ, नहीं, जो बिल्कुल डायलेक्टिकल हैं वो, अगर स्क्रिप्ट है उनकी, किसी ने स्क्रिप्ट बनाई है तो लिखी जाएंगी। ठीक है, उसके लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि भाई इस भाषा में स्क्रिप्ट समझते हो ना, कि आ उ ई की मात्रा कैसे लगाएंगे। तो अगर जिस जिस भाषा की स्क्रिप्ट लिखी गई होगी वो भाषा लिखी जा सकती है। जैसे अवधी भाषा है, तो डायलेक्ट है वो हिंदी का एक, बट वो लिखी जाती है ना। रामचरितमानस अवधी में तो लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, डिफरेंसेस क्या क्या हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में, जल्दी बताओ फिर खत्म करते हैं क्लास। एक तो मैंने अभी बताया मेन, जब स्टार्ट हुई थी क्लास। कि भाई जैन लोग जो हैं वो बड़ी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को मानते हैं, है ना। और जो बुद्धिस्ट हैं वो मिडल पाथ को चूज करते हैं, मध्यम मार्ग को ही चुनते हैं वो। ये सबसे मेन डिफरेंस है इसका। दूसरा डिफरेंस, जो बुद्धिस्ट लोग थे उनमें मिशनरी जील बहुत ज्यादा थी। मिशनरी जील मतलब बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। अशोका ने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, कि बुद्धिज्म को हमें पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है। लेकिन जैनों में ऐसा नहीं था, मिशनरी जील नहीं थी। उनको ये था कि जो आएगा अपनाएगा अच्छी बात है, जो नहीं सुनना चाहता तो हमें प्रचार नहीं करना है इसका। ठीक है। दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि बुद्धिज्म बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है, बट जैन धर्म था वो नया कंसेप्ट नहीं था, वो पहले से चलता आ रहा था। ठीक है, अभी तो बताइए ये सारे डिफरेंसेस आपको मैंने। हाँ, उसमें नहीं था। जैसे जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, वो रीबर्थ में नहीं मानते हैं। ठीक है, वो ऐसे मानते हैं कि जो आत्मा है वो कैसे है, जैसे मोमबत्ती के ऊपर जो वो बत्ती जल रही होती है, उसकी तरह आपकी आत्मा है। तो जब आप मोमबत्ती बुझा दोगे तो वो कहाँ जाएगी? उसको बता सकते हो आप कहाँ गई वो? या उससे पहले जब तक वो मोमबत्ती नहीं जल रही थी तब वो कहाँ थी? तो वैसा कंसेप्ट इनका सोल का है। बट जैनिज्म का कंसेप्ट सोल का थोड़ा अलग है। जैन लोग ये मानते हैं, हिंदुओं से भी अलग है। जैन जैन लोग ये मानते हैं कि जैसे हिंदू लोग मानते हैं कि आत्मा जो है वो किस में होती है, सिर्फ लिविंग बींग्स में ही होती है। नॉन लिविंग्स में आत्मा नहीं होती, वो जड़ और चेतन का कंसेप्ट है हिंदुइज्म में। बट जैनिज्म में जड़ और चेतन का कंसेप्ट नहीं। वो ये मानते हैं कि क्या नाम है, जैसे आपके लिविंग थिंग्स हैं उनमें आत्मा है, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स में भी उतनी ही आत्मा है जितनी लिविंग थिंग्स में। ठीक है, ये कंसेप्ट है इनके बीच में। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं आज। कल हम पोस्ट मौर्य स्टार्ट करेंगे। मौर्यास तक हमने पढ़ा था, मौर्यास के बाद में क्या क्या हुआ इंडिया में वो सब पढ़ेंगे।